एक नई टर्म आजकल सुनने को मिल रही है, उस पर मूवीज भी बन रही हैं, ओसीडी। ओसीडी यानी कि ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर। वो कौन सी दिमागी बीमारी है जिसका संबंध भरम, वहम और शक के साथ है? वो वहम और शक के साथ शुरू होने वाली बीमारी जिसको हम स्किज़ोफ्रेनिया के नाम से जानते हैं। क्या हमारे परिवार वाले दोस्त हमारी कोई मदद इस बीमारी में कर सकते हैं? तो दिमाग की कोई भी बीमारी हो, उसका इलाज बिना परिवार की या बिना साथियों की मदद के बिना ठीक नहीं किया जाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं साझा टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रपानी अनेजा और हमारी खास पेशकश हेल्थ शो विद डॉक्टर मुनीश महाजन में आप सबका स्वागत है। आज इस प्रोग्राम के दौरान हम जिस टॉपिक पे विचार करेंगे, जिस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, वो ऐसा एक टॉपिक है जो आज के समय में हर किसी के लिए चिंता का सब्जेक्ट जो है वो बना हुआ है। अगर चार हम दोस्त आपस में खड़े होते हैं तो अक्सर उस टॉपिक के बारे में जिक्र होता है। अगर डॉक्टर्स के पास हम क्लिनिक में जाते हैं तो अक्सर हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो उस बीमारी से जूझ रहे होते हैं, यानी कि मानसिक रोग, यानी कि डिप्रेशन, यानी कि स्ट्रेस, यानी कि एंजाइटी। आखिरकार वो होती क्या है, क्यों होती है, किन कारणों से होती है और आयुर्वेद में उसका बचाव क्या है, आज हम ये खास तौर से जानने के इस प्रोग्राम के जरिए कोशिश करेंगे। और हमेशा की तरह आज भी इस प्रोग्राम में हमारा खास तौर से साथ देंगे डॉक्टर मुनीश महाजन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम के दौरान। नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार जी। एक नई टर्म आजकल सुनने को मिल रही है, उस पर मूवीज भी बन रही हैं, ओसीडी। क्या ये बीमारी है? उसके लक्षण कैसे होते हैं और ये हमारी छोटी छोटी बुरी यादों को कैसे और क्यों जन्म देती है? ओसीडी यानी कि ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस बीमारी में इंसान के दिमाग में ऐसे छोटे विचार उनके मन में आते रहते हैं जो कि उसको पता है कि वह ज्यादा काम के विचार नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है, फिर भी वह छोटे विचारों को उनको ठीक करने के लिए, जिसको हम कह सकते हैं कि जिसकी वजह से उसको इन विचारों से छुटकारा पाने के लिए अपना वह दिमाग में आया हुआ हर विचार पूरा करना ही पड़ता है। जैसा कि अक्सर देखा गया है कि यह विचार बहुत छोटे और मामूली होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। अगर अब मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊं तो ऐसे व्यक्ति को लगता है कि उसके हाथ गंदे हैं, उसे हाथ धोने चाहिए और वह हर वक्त या लगातार 1 घंटे में, 2 घंटे में, हर एक छोटा समय के अंतराल में अपने हाथ धोता ही रहेगा। दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो अक्सर इंसान अपनी चाबियां या तो भूल जाता है या बार बार अपनी चाबियों को चेक करता ही रहता है। उसे पता होता है कि उसने ये चाबियां या अपनी जेब में या अपनी गाड़ी में रखी है या उसके टेबल पर पड़ी है, परंतु वह फिर भी बार बार अपनी चाबियां चेक करता ही रहेगा। अगर मैं तीसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो ऐसा मरीज अक्सर जब भी कोई ताला लगाता है तो वह बार बार उस ताले को चेक करता ही रहेगा। उसको यही लगता रहेगा कि मैंने ताला लगाया था, परंतु उसको पता होने के बावजूद वह बार बार ताले को चेक करता ही रहेगा। अगर मैं इस बीमारी की चौथी लक्षण या एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसा कि कुछ लोग होते हैं, पानी की टंकी भरने के बाद वह एक बार मोटर चला दी, उसके बाद वह बंद भी कर दी, पर फिर भी वह इंसान बार बार मोटर चेक करने जाता रहेगा या उसको लगेगा कि मोटर मैंने बंद नहीं की। अगर मैं पांचवी लक्षण की बात करूं तो इस बीमारी में इंसान अपने करने के लिए टेबल नया बनाएगा, उसको साफ सुथरा करेगा और उसकी सारी जरूरतों को, वो चीजों को लगाएगा और उसकी अच्छी सेटिंग करेगा, अच्छी स्टेशनरी रखेगा, परंतु जब काम करने की बारी आएगी तो वह थक हार कर सो जाएगा। मसलन वो सारे छोटे छोटे काम करेगा, परंतु काम का काम जिसके लिए उसने यह टेबल बनाया था,
जिस कंफर्टेबल काम के लिए उसने ये कुर्सी लगाई थी, परंतु वह उस पर बैठकर काम नहीं कर पाएगा। बस उसकी सफाई करता रहेगा, उसकी सेटिंग करता रहेगा, किताबों को ठीक करता रहेगा। ये सब छोटी छोटी बातों के पीछे अपने बड़े काम छोड़ देगा। छठे एग्जाम्पल की बात करूं तो ऐसा इंसान अपने घर के अंदर पुरानी चीजों को, जैसा कि कोई खाली डब्बे हो गए, प्लास्टिक के लिफाफे हो गए, को संभालना शुरू कर देगा। कोई पुरानी चीज को रहेगा, या ये कहते हुए बाद में बोलेगा कि ये चीजें बाद में हमारे काम आ जाएगी, परंतु ऐसी कोई भी चीज बाद में उसको काम आने वाली नहीं होगी। वो अपने गंद को, कूड़े को, कबाड़ को इकट्ठा करने की सनक में लगा रहेगा, जो कि एक दिमागी बीमारी है, जिसकी वजह से वह बड़े बड़े काम छोड़ते छोड़ते छोटे छोटे काम करना शुरू कर देगा, जो कि इस बीमारी का बहुत बुरा असर है। ऐसा आदमी हर वह पुरानी चीज को ठीक करके रखेगा जो आउटडेटेड हो चुकी है, परंतु उस इंसान को पुरानी चीज को छोड़ने का दिल नहीं करेगा। या ऐसा कहो कि वो कोई बाजार से चीज खरीद के लाया और उस चीज के साथ एक डब्बा भी था, वो अक्सर उस डब्बे को संभाल के रखेगा। ये तो कुछ छोटी छोटी एग्जाम्पल है जो अक्सर ऐसे मरीज के साथ होती ही रहती है। वह छोटी छोटी बातों को बार बार चेक करता रहेगा और अपने आप को परेशान करता रहेगा। अगर मैं इस बीमारी के बारे में आपको बताऊं कि हमें ये बीमारी क्यों होती है, तो अक्सर हमारे दिमाग में बुरे या छोटे छोटे विचार आते ही रहते हैं, परंतु हमारे दिमाग में एक फिल्टर भी होता है जो हमारे व्यर्थ के विचारों को रोकता है। जब हमारा वह फिल्टर बिजी हो जाता है या खराब हो जाता है या वह बंद हो जाता है, तब हमारे छोटे छोटे विचार या बिना मतलब व्यर्थ के विचार रुक नहीं पाते, जिसकी वजह से वह हमारे दिमाग पर गहरा असर डालते हैं और मरीज मजबूर हो जाता है उन विचारों में आने के लिए। यह एक बीमारी आदमी के दिमाग की स्थिति है और इसको सिर्फ ठीक ही किया जा सकता है। वह अपनी ये आदत या बीमारी ठीक अपने आप नहीं कर पाता। वो कौन सी दिमागी बीमारी है जिसका संबंध भरम, वहम और शक के साथ है? भ्रम, वहम और शक के साथ शुरू होने वाली बीमारी, जिसको हम स्किज़ोफ्रेनिया के नाम से जानते हैं। अब इस बीमारी को हम कहानी से समझते हैं। ये बीमारी बेसिकली भ्रम, वहम और शक की बीमारी है। अगर अब इसे किसी एग्जाम्पल के साथ समझे तो हमें ये बीमारी जल्दी समझ आ जाएगी। मैं बात करता हूँ अपने एक मरीज की, एक ऐसी औरत की जिसकी नई नई शादी हुई और शादी के 2-3 दिन बाद ही दुल्हन ने अपने पति को कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारे रिश्तेदार मुझे घूरते हैं और वह मेरे बारे में गलत बातें करते हैं। पति ने पूछा, मुझे बताओ क्या बात बोली है मेरे घर वालों ने, उसके बारे में मैं उनसे बात करूंगा और मैं उनसे पूछूंगा कि उन्होंने ये बात क्यों बोली। तो पति ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे बारे में वह बातें करते हैं। तो दुल्हन ने कहा, मैंने अपने कानों से सुना है, जब वह लॉबी में या किचन में होते हैं या वह अपने कमरे में भी होते हैं, तब भी मुझे उनकी बातें सुनाई देती हैं और वह मेरे बारे में बातें करते हैं। खुशकिस्मती से उनके घर की लॉबी में, किचन में, ड्राइंग रूम में कैमरे लगे हुए थे। तो पति ने कैमरे चेक करके अपनी पत्नी को बोला कि देखो और मुझे बताओ कहाँ वह लोग तुम्हें घूरते हैं और मुझे बताओ कि कहाँ वह तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। परंतु सब कुछ चेक करने के बावजूद भी वह अपने पति को नहीं दिखा पाई, क्योंकि वह कुछ और नहीं, सिर्फ उसके मन का एक वहम और इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स था। कुछ दिनों बाद पति पत्नी घर इसी बात को लेकर छोड़ के लड़की के मायके जाकर रहने लगे। जब कुछ दिन ही हुए थे तो दुल्हन ने पति को कहना शुरू कर दिया कि मेरे माँ बाप और तुम्हारे माँ बाप आपस में बात करते हैं, वो हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं, इसलिए हमें कहीं और रहना चाहिए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि सब मेरे खिलाफ है और सभी मेरे पीछे पड़े हुए हैं।
दुल्हन के प्रेग्नेंट होने के कारण पति ने दुल्हन को समझाया कि बच्चा होने के बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, फिलहाल जब तक बच्चा नहीं होता हम लोग यहीं पर रहेंगे। बच्चा होने के बाद पत्नी ने पति को शक करना शुरू कर दिया और उसको कहना शुरू कर दिया कि तुम घर इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि तुम्हारा मेरी बहन के साथ रिलेशन है, तुम्हारा मेरी पड़ोसन के साथ रिलेशन है, तुम्हारा मेरी अपनी फीमेल बॉस के साथ रिलेशन है, तुम्हारा सभी औरतों के साथ रिलेशन है, तुम इस लड़की के साथ रिलेशन में हो, तुम उस लड़की के साथ रिलेशन में हो, तुम्हारा उस दुकानदार वाली लड़की के साथ रिलेशन है। हर वक्त लड़की अपने पति को शक की निगाह से देखती थी, सिर्फ और सिर्फ अपने भ्रम, वहम और शक की वजह से। बच्चे के जन्म के बाद पति एक अलग घर में चला गया जहां वह रहने लगी, परंतु बच्चे के जन्म होने के बाद वह अपने बच्चों को किसी से मिलने नहीं देती थी। अक्सर कहती थी तुम्हारे घर वाले मेरे बच्चों को नजर लगाते हैं, तुम्हारे दोस्त मेरे बच्चों को नजर लगाते हैं, सभी मेरे बच्चे और मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैं किसी को अपना बच्चा नहीं दूंगी। और अक्सर बच्चे को लेकर बिना बात के छोटी छोटी तकलीफें होते हुए उसको बच्चे को हॉस्पिटल ले जाती थी, बच्चों को किसी डॉक्टर के पास ले जाती थी, या हर वक्त उसको कोई ना कोई दवाई देती ही रहती थी। जब पति के सब्र का बांध टूट गया तो उसने उसको कहा कि हमने तुम्हारे पीछे अपना घर छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, तुम्हारा घर छोड़ दिया, अपने दोस्त छोड़ दिए, तुम्हारे दोस्त छोड़ दिए, अपने भाई बहन छोड़ दिए, तुम्हारे भाई बहन छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, परंतु अब मैं अपने किराए के घर में अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ सकता। परंतु दुल्हन ने अपने पति के ऊपर झूठे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए, उसको पुलिस के हवाले या पुलिस रिपोर्ट करनी चाहिए या उसको झूठे केस में फंसाना चाहा। परंतु पति ने समझदारी दिखाते हुए उसका इलाज हमारे से शुरू करवाया। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में पत्नी को अपनी बीमारी समझ आ गई। पत्नी ने अपनी दवाई खाने के साथ साथ थेरेपी लेने के बाद अपनी जिंदगी को अब खुशी खुशी सभी के साथ अपना रिश्ता निभाते हुए, अपने दायरे में रहते हुए अब अपनी जिंदगी खुशी से निभा रही है। बेसिकली इस बीमारी का नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। ये बीमारी वहम, भ्रम और शक की बीमारी है। इस बीमारी में जब उसकी हर गलती का इलाज कर दिया गया या उसके सारे भ्रम, सारे वहम या उसके सारे शक थेरेपी के माध्यम से ठीक कर दिए गए तो वह अपनी जिंदगी अब खुशी खुशी जीने लगी है। अगर मैं इसके रेफरेंसेस की बात करूं तो इस बीमारी में डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन होता है। इसमें मरीज को लगता है कि सब मिलकर उसका नुकसान करना चाहते हैं। या दूसरे लक्षण की बात करूं तो डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस में मरीज को लगता है कि सब लोग मुझे देख रहे हैं, सब लोग मेरी तरफ अपना ध्यान दे रहे हैं। अगर अब मैं रेफरेंसेस की बात करूं तो इस बीमारी में डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन होता है। इसमें मरीज को लगता है कि सब मिलकर उसका नुकसान करना चाहते हैं या उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा डिल्यूजन ऑफ रेफरेंसेस की, जिसमें मरीज को लगता है कि सब लोग उसे देख रहे हैं और सब लोग उसको देखते हुए उसके बारे में सोच रहे हैं और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा हेलुसिनेशन की। पहले बात करते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन की। इसमें मरीज को हर बात बिना किसी के कहे ही सुनाई दे जाती है और वह समझ जाता है कि सामने वाला क्या कह रहा है और क्या कहना चाहता है। इसके बाद हम बात करेंगे हेलुसिनेशन की, यानी कि विजुअल हेलुसिनेशन की। इसमें मरीज को लगता है कि वह मुझे देख रहा है, वह मेरे बारे में बातें कर रहा है और वह मेरे बारे में क्या बात कर रहा है उसको ये बात अपने आप ही वहम की वजह से समझ आ जाती है। इस बीमारी में पति पत्नी पर शक करता है, पत्नी पति पर शक करती है, मालिक नौकर पर शक करता है, नौकर मालिक पर शक करता है, हर कुलीग अपने छोटे कुलीग या साथ वाले कुलीग पर शक करता है, हर बॉस अपने कुलीग पर शक करता है। ये शक, वहम और भ्रम की बीमारियां हैं जिस वजह से हर पारिवारिक रिश्ते में लड़ाइयां होती ही रहती हैं।
ये सब वो बीमारियां हैं जिसमें इंसान अपने दिमाग की शक की वजह से हर आदमी से, हर परिवार से अपना रिश्ता खराब कर लेता है। अगर हम बात करें कि ये बीमारी हमें क्यों होती है, तो मैं आपको बताऊं कि इस बीमारी का ट्रिगर पॉइंट होता है एक छोटी सी दुख की बात से। जैसे मैं आपको बताऊं कि किसी के बिछड़ने का दुख, चाहे वह हमारे माँ बाप हो, हमारे भाई बहन हो, हमारे दादा दादी हो, या बीवी हो, या पति हो, या कोई लवर हो, किसी के जाने का दुख, किसी लव अफेयर के टूटने का दुख, किसी एग्जाम में फेल होने का दुख, किसी बहुत ज्यादा नौकरी की पढ़ाई करने के बाद नौकरी ना लगने का दुख, शादी टूटने का दुख, अक्सर किसी दुख वाली स्थिति से बाहर आने के बाद जब हमारा दिमाग पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होया होता या नहीं हो पाता, उस ऐसी किसी बात को हम भूल नहीं पाते, तो लोग अक्सर ऐसी बीमारी में फंस जाते हैं। ये बीमारी का बेसिकली इस बीमारी में हमारे दिमाग में एक सर्किट होता है, जो सर्किट में जब कभी भी कोई मैकेनिकल डिफेक्ट पैदा हो जाए तब ये बीमारी शुरू हो जाती है। और जब तक हम अपने दिमाग के सर्किट को ठीक नहीं करेंगे तब तक हम इस बीमारी से बाहर नहीं आ सकते। क्या हमारे परिवार वाले दोस्त हमारी कोई मदद इस बीमारी में कर सकते हैं? और अगर आयुर्वेद का जिक्र किया जाए तो आयुर्वेद दवाई कैसे इस बीमारी में हमारी मदद कर देगी? वैसे तो दिमाग की कोई भी बीमारी हो, उसका इलाज बिना परिवार की या बिना साथियों की मदद के बिना ठीक नहीं किया जाता। परंतु इस बीमारी में ही या हर तरह के दिमागी या मानसिक बीमारी में अब उसके परिवार वाले या साथी ही उसको सबसे ज्यादा दुखी करते हैं। क्योंकि जब वह एडमिट कर भी लेता है या उसको पता भी चलता जाता है और जब वह छोटी छोटी गलतियां करता है, तो उसके परिवार वाले या उसके साथी उसका मजाक बनाते हैं कि तुम अपने मन को समझाओ, अपने आप को समझाओ, या ये आदतें ठीक करो। परंतु मरीज सिर्फ मरीज होता है, उसको ये नहीं पता होता कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। परंतु घर वालों का या साथियों का और परिवार वालों का रोल दिमाग की हर बीमारी में बहुत इम्पोर्टेंट सिद्ध होता है। क्योंकि जब कभी भी मरीज अपनी परेशानी अपनी साथियों और परिवार वालों को बताता है, तो वह साथी उसको ये कहते हैं कि ड्रामा मत करो, अपने आप को ठीक करो, अपने आप को ठीक करना तुम्हारे हाथ में है। परंतु उनको ये समझ नहीं आता कि मैकेनिकल डिफेक्ट बिना दवाई के या बिना इलाज के ठीक नहीं हो सकता। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाऊं, तो अगर आप किसी आदमी को चश्मा लगा हो और आप उसको बोलो कि चश्मा उतार के चलो या चश्मा उतार के पढ़ो या कोई काम चश्मा उतार के करो, परंतु वह आदमी बिना चश्मे के ना चल सकता है, ना वो पढ़ सकता है, ना ही कोई और काम कर सकता है। परंतु सामने वाले उसके साथी या उसके परिवार वाले उसको कहते हैं कि सारे काम बिना चश्मे के ही करो। इसी तरह जिस मरीज का दिमाग का हिस्सा बंद हो चुका है या कमजोर हो चुका है, वह मरीज बिना दवाई के या बिना थेरेपी के अपने आप को ठीक कभी भी नहीं कर सकता। इसलिए आपको इलाज की जरूरत है, ना कि बेमतलब की डांट की या फटकार की या रिश्ते खराब करने की। इस समय में अगर आप मरीज के साथ या मरीज आपके साथ रिश्ता खराब कर लेता है, तो उसकी ये बीमारी कभी भी ठीक नहीं हो सकती, बल्कि दिन ब दिन एक और ट्रिगर उसके दिमाग में शुरू हो जाएगा और उसकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी। परंतु अगर इस बीमारी को ठीक नहीं किया जाए, तो एक समय में आकर ये बीमारी उसकी बड़ी बीमारियों में तब्दील हो जाएगी। एक समय में आप अपने बच्चों को, बीवी को, रिश्तेदारों को या किसी और को पहचानना भी बंद कर देंगे। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें आयुर्वेदिक दवाई खा के साथ में थेरेपी का सेशन लेके अपने मरीज का इलाज करवाना चाहिए। मरीज या परिवार को ये लगेगा कि हम इसको ठीक कर लेंगे, इसकी डाइट को अच्छा कर देंगे या कोई डाइट बढ़ा देंगे
या कोई भी एलोपैथिक दवाई इन मरीज के दिमाग के को दे के उसको ठीक कर लेंगे, परंतु मैकेनिकल सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि एलोपैथिक दवाई ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि वह एलोपैथिक दवाई या तो आपको आर्टिफिशियल हार्मोन की दवाई देंगे या आर्टिफिशियल नींद वाली दवाई देंगे, जिसकी वजह से आप सारी रात सोते रहेंगे, दिन में अपनी नेचुरल नींद में सोते रहेंगे। दूसरा, क्योंकि एलोपैथी दवाई का असर 8 घंटे तक दिमाग को आराम देगा, सिर्फ हर 8 घंटे बाद उनको वह गोली दोबारा लेनी पड़ेगी, जिसके बाद वह दोबारा सो जाएंगे। परंतु इस बीमारी में आयुर्वेद की दवाई मरीज को अंदरूनी रूप से ठीक करते हुए, उसके दिमाग के मैकेनिकल सिस्टम को ठीक करते हुए, उसको ताकत देते हुए, उस हिस्से को पूर्ण रूप से चलाते हुए वह इस दिमाग की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ये जितनी भी डिप्रेशन की बीमारियां हैं या जितनी भी कोई और दिमाग से संबंधित कोई भी बीमारी है, उसमें अक्सर मरीज को अगर पता चल भी जाए कि वह बीमार है, परंतु वह डॉक्टर के पास ना जा पाए, तो उसको यही लगता है कि मैं अपनी बीमारी अपने आप से ठीक कर लूंगा, परंतु ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो दिमाग का मैकेनिकल सिस्टम है जो खराब हो चुका है या वह कमजोर हो चुका है, वह अपने आप ठीक नहीं हो सकता। आप अपने दिमाग को समझ सकते हैं, परंतु आप अपने दिमाग के मैकेनिकल सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते। दवाइयों के बिना आपको दवाई खाने के बाद ही अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा, क्योंकि आपका दिमाग तभी समझेगा जब आपके दिमाग का मैकेनिकल सिस्टम सब ठीक हो जाएगा, आपका नर्वस सिस्टम ठीक हो जाएगा, आपकी बर्दाश्त शक्ति या दिमाग की ताकत की वजह से आपकी दिमाग की शक्ति बढ़ जाएगी, आप समझ पाओगे और समझा पाओगे। जी, देखिए, अगर मैं दिमाग की बीमारियों में टिप की बात करूं, तो सबसे पहले आप अपनी नींद को पूरी तरह सोएं, फ्रूट कच्ची सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करें, मसालेदार चीजों से परहेज रखें या डब्बाबंद चीजों से परहेज रखें, पिज्जा, बर्गर या आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव से आप दूर रहें, क्योंकि ये वह सारी चीजें हैं जो ना तो आपके दिमाग को ताकत देती है, ना ही आपके नर्वस सिस्टम को ठीक देती है। आपको सबसे पहले अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए आप अपने आप को आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाना ही होगा। वह आपको इस बीमारी को ठीक करने के लिए आपकी दिमाग को ताज़ा करने के लिए या आपके दिमाग के उस हिस्से को ठीक करने के लिए जो आपकी पर्टिकुलर बीमारी में के कारण खराब है। जैसा कि एंजाइटी के लिए अलग हिस्सा खराब होता है, डिप्रेशन के लिए अलग हिस्सा खराब होता है, ओसीडी बीमारी के अलग हिस्सा खराब होता है, या किसी और बीमारी में अलग हिस्सा खराब होता है। उस दिमाग के हिस्से की पर्टिकुलर दवाई लेने के बाद ही आप अपना इलाज कर पाएंगे। आपको एक बात समझनी होगी कि दुनिया में सबसे बड़ा जो रोग होता है वह रोग दिमाग का होता है, और आपको अपने दिमाग का इलाज करवाना ही पड़ेगा। हमारे पास आयुर्वेद में कुछ ऐसी भी दवाइयां होती हैं जिससे मरीज को ये पता नहीं चलता कि उसको कोई दवाई उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए दी गई है। मसलन आप अपने किसी भी मरीज को दवाई उसको बिना पूछे या बिना बताए दे सकते हैं, और उनको पता भी नहीं चलेगा कि वह कोई दवाई अपने दूध, अपने कोल्ड ड्रिंक, अपने पानी में या खाने की किसी भी चीज में ले रहे हैं और वह अपना इलाज कर पा रहे हैं, या उनका इलाज उनको बिना बताए भी हो सकता है। जी, डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया कि आखिरकार मानसिक रोग होता कैसे है, कैसे पनपता है, डिप्रेशन क्या है, स्ट्रेस क्या है, एंजाइटी क्या है, आयुर्वेद में इसका इलाज क्या है। सो कुछ ऐसा टिप जो दर्शकों के लिए, देखने वालों के लिए खास मददगार हो कि कैसे इस बीमारी से अपने आप को बचाया जा सकता है। जी, देखिए, अगर मैं दिमाग की बीमारियों में टिप की बात करूं, तो सबसे पहले आप अपनी नींद को पूरी तरह सोएं, फ्रूट कच्ची सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करें,
मसालेदार चीज़ों से परहेज रखें या डब्बाबंद चीज़ों से परहेज रखें। पिज़्ज़ा, बर्गर या आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव से आप दूर रहें, क्योंकि ये वे सारी चीज़ें हैं जो ना तो आपके दिमाग को ताकत देती है, ना ही आपके नर्वस सिस्टम को ठीक देती है। आपको सबसे पहले अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए आप अपने आप को आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाना ही होगा। वह आपको इस बीमारी को ठीक करने के लिए आपकी दिमाग को ताज़ा करने के लिए या आपके दिमाग के उस हिस्से को ठीक करने के लिए जो आपकी पर्टिकुलर बीमारी में के कारण खराब है। जैसा कि एंजाइटी के लिए अलग हिस्सा खराब होता है, डिप्रेशन के लिए अलग हिस्सा खराब होता है, ओसीडी बीमारी के लिए अलग हिस्सा खराब होता है, या किसी और बीमारी में अलग हिस्सा खराब होता है। उस दिमाग के हिस्से की पर्टिकुलर दवाई लेने के बाद ही आप अपना इलाज कर पाएंगे। आपको एक बात समझनी होगी कि दुनिया में सबसे बड़ा जो रोग होता है वह रोग दिमाग का होता है, और आपको अपने दिमाग का इलाज करवाना ही पड़ेगा। हमारे पास आयुर्वेद में कुछ ऐसी भी दवाइयां होती हैं जिससे मरीज को ये पता नहीं चलता कि उसको कोई दवाई उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए दी गई है। मसलन आप अपने किसी भी मरीज को दवाई उसको बिना पूछे या बिना बताए दे सकते हैं, और उनको पता भी नहीं चलेगा कि वह कोई दवाई अपने दूध, अपने कोल्ड ड्रिंक, अपने पानी में या खाने की किसी भी चीज में ले रहे हैं और वह अपना इलाज कर पा रहे हैं, या उनका इलाज उनको बिना बताए भी हो सकता है। मैं और मेरी आयुर्वेद पूर्ण रूप से आपकी दिमाग की हर बीमारी जो कि आपके दिमाग के किसी भी हिस्से के कमजोर होने के कारण हुई हो, हम उस हर बीमारी का इलाज पूर्ण रूप से करने में सक्षम है। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपकी कोई मदद आपकी किसी भी दिमाग की बीमारी को ठीक करने में कर सकूं। सो डॉक्टर मुनीश महाजन जी, अपना कीमती समय निकालने के लिए और इस टॉपिक पे खास तौर से अपने विचार पेश करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद। सो आज की ये खास पेशकश में इतना ही। साझा टीवी के और प्रोग्राम्स के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। मुझे दें इजाज़त, बने रहें साझा टीवी के साथ। नमस्कार।